अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का हिस्ट्री कहाँ से चालू हुआ, किस तरह से वो आगे बढ़ा और आज किस पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसको वाइड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स, एंजाइम्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज करके कुछ अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है? ये है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ये सारे सब्जेक्ट्स का जो मिश्रण है वो एक वाइट बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। तो ये जो मेन जो हमारा एम होता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का, वो होता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकल हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। अगर आप वेस्ट से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं तो ही उसका वैल्यू है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन अगर देखें तो एंशियंट पीरियड में ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन होता था। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई 1676 में और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना चालू किया। फिर जर्म थ्योरी, फर्मेंटेशन को एक्सप्लेन किया गया 1857। 200 साल लग गए और उसके बाद 1900s, अर्ली 1900s में इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन का कंसेप्ट आ चुका था। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ये सारे चीज होने लगे, तब जाके एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हुआ और 1940 से 1970 तक एंटीबायोटिक प्रोडक्शन पे फोकस करने लगे। फिर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्शन पे फोकस हो चुका था, तब रिकॉम्बिनेंट सेल्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना स्टार्ट हुआ, जिसका टारगेट पीरियड था 1973 ऑनवर्ड्स। फिर आते हैं जीनोमिक्स और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 1990 से आज तक चल रहा है और फ्यूचर में एआई ड्रिवन और सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजी इसको ओवरकम करके आगे बढ़ेगा। तो ये था हिस्टोरिकल टाइमलाइन। अब आते हैं एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 1900 के पहले था। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन को पता ही नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कुछ और भी बन सकता है। तो अननोइंगली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते थे और माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी हो चुकी थी। कहाँ यूज करते थे? ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, वाइन, चीज बनाने में, योगर्ट, विनेगर और सोया सॉस फर्मेंटेशन, सोया सॉस। तो ये सारे एप्लीकेशंस जो है ये माइक्रोबियल यूज ऑफ फर्मेंटेशन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जब आप फर्मेंटेशन करते हो तो ये है आपका एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नॉलेज इस टाइम पे नहीं हुआ करता था। दही बनाया और उसी दही से फिर बाकी आगे दही बनाते गए। कौन सा एंजाइम, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन हुआ, इन सब का नॉलेज नहीं था। एक फैमिली जो बियर बना रहा था वो कंटिन्यूएशन में उसी प्रोसेस को फॉलो करके बियर बना रहा था, पर उनको रीजन नहीं पता था कि किस लिए या कैसे ये चीज हो रहा था। ठीक है, तो ये जो था एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, यही इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का फाउंडेशन था। यहां से ये स्टार्ट हुआ। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई तब ये साइंस में कन्वर्ट हुआ। मेजर साइंटिस्ट एंटनी वैन लिवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फिर उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि मिली। लुइस पैस्चर, इन्होंने फर्मेंटेशन कैरी आउट किया विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्होंने ये डिसअप्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो अचानक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते हैं। तो इन्होंने डिसअप्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है और फिर उन्होंने पास्चराइजेशन जैसे अनोखी टेक्निक्स को डिस्कवर किया। रॉबर्ट कॉच
इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीजेस के बीच में रिलेशनशिप बताया, इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक्स बताए, फिर इन्होंने इम्पोर्टेंस बताया कि फर्मेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आगे जा सकता है। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन्होंने देखे थे, इसीलिए आज हम उस डायरेक्शन पे पहुंच चुके हैं। बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन 1900 से 1940 तक इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में काम होने लगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा। कौन से प्रोडक्ट बनने लगे? इथेनॉल, एसीटोन, ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ग्लिसरॉल। जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है वो है लार्ज स्केल फर्मेंटर टैंक बनने लगे, कंट्रोल्ड माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगा, कहीं पे भी कंटामिनेशन नहीं आ रहा था, वेस्ट प्रोडक्ट कम बन रहे थे और स्टेरलाइज्ड मेथड्स डेवलप हो चुके थे। इन स्टेरलाइज्ड मेथड के कारण कंटामिनेशन लेवल कम हो गया, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया। जो मेजर इंडस्ट्रीज इस पे फोकस हो रही थी वो था फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। होप सो आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो एक सेकेंड में लाइक बटन और शेयर बटन क्लिक करिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखा सके। एंटीबायोटिक एरा, एंटीबायोटिक एरा 1940 से 1970 तक था। यहाँ पे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आ गया, जहां पे इन्होंने एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था। फिर उसके बाद ये पेनिसिलिन उसी स्केल अप पे रहने लगा और 1940 में जाके इस पेनिसिलिन ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में या लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में बड़ा सा बूम दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है जब लार्ज स्केल पेनिसिलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इथ्रोमाइसिन ये सारे कमर्शियलाइज होने लगे। अदर प्रोडक्ट्स में विटामिन, अमीनो एसिड, स्टेरॉइड्स और एंजाइम के प्रोडक्शन भी इस टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो चुके थे। तो ये एक मॉडर्न इंडस्ट्रीज या मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए मेजर डेवलपमेंट हुआ करता था। अब इसके बाद आते हैं लार्ज स्केल या लार्ज बायोरिएक्टर्स। लार्ज बायोरिएक्टर्स भी बनने लगे क्योंकि अब ये इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा था, पायलट स्केल से इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका था। फिर बढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिवॉल्यूशन। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी स्टेबलाइज हो चुका था तो इनको समझ में आ गया था कि जो ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट। अगर प्रोडक्ट और अच्छा बनता है और क्विक बनता है, फास्ट बनता है तो सबसे अच्छा है। तो इसके लिए 1973 में हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कॉरन ने डेवलप किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर 1982 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन का डेवलपमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया नोन एज ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया में ह्यूमिलिन का प्रोडक्शन हुआ और ये था बूम। आज भी जो मेजर इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है उसका जो गॉडफादर है वो ये ह्यूमिलिन है जो 1982 में डेवलप हुआ था। जो अदर प्रोडक्ट्स है वो है ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये सारा चीज बनने से थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो चुका था और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को बर्थ दे चुका था। इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इस तरह के डेवलपमेंट के लिए। फिर आते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि 1990 से आज तक है। इसमें अब टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन हो चुका है, अब उसमें इम्प्रूवमेंट और पॉलिशिंग की जरूरत है। तो उसमें आता है जीनोमिक्स, प्रोटियोनॉमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, क्रिस्पर जीन एडिटिंग, सिस्टम बायोलॉजी। ये सारे टेक्निक्स हैं जो हम आगे मॉडर्न इंडस्ट्रीज में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में बायोफार्मास्यूटिकल, बायोप्लास्टिक्स, बायोफ्यूल्स, बायो पॉलीमर्स और बायो सेंसर्स। अब ये सारे प्रोडक्ट्स क्यों आ गए? क्योंकि अब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं। पहले तो क्या बन रहा है वो ढूंढ रहे थे, पर अब हम रिफाइनमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए बायो फार्मास्यूटिकल्स और बायोप्लास्टिक्स का डेवलपमेंट चल रहा है।
ये हाई प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन और प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में जैसे सैलरीड, हाई पेड सैलरीड जॉब है, वैसे अपॉर्चुनिटीज भी एन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो जो मेजर माइलस्टोन है इंडस्ट्रियल्स का, एंशियंट टाइम में फर्मेंटेड फूड, फिर 1676 में लिवेनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, पास्चर ने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया, फिर पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद लार्ज स्केल में एंटीबायोटिक बनने लगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ह्यूमेलिन बनना चालू हो गया, फिर डॉली शीप क्लोन हो गए, डॉली शेप, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्रिस्पर एआई, सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी या सिंथेटिक बायोलॉजी। तो ये मेजर एडवांसमेंट है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में। फैक्टर्स ड्राइविंग द मूवमेंट इस इन सब चीजों में फैक्टर्स कौन से थे जो इस मूवमेंट को लेके आगे बढ़ पाए? माइक्रोबायोलॉजी जो मेजर सब्जेक्ट है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके हम उसकी प्रोडक्शन वगैरह पढ़ते हैं। जेनेटिक्स डीएनए से एसोसिएटेड है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें रिफाइनमेंट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए में लगता है। और एंजाइम टेक्नोलॉजी, कौन सा एंजाइम बन रहा है, किस तरह से इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये पूरा आता है साइंटिफिक एडवांसमेंट में। इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स में आता है बायोरिएक्टर का डिजाइन, किस तरह के बायोरिएक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेशन होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, किस तरह से वो और बेटर हो सकता है, और इस पूरे स्टेप का कंट्रोल मैकेनिज्म अगर आपने सबसे बढ़िया बना लिया है तो ना आपके में कंटामिनेशन आएगा और आपका एक भी सेटअप वेस्ट नहीं जाएगा, फुल फ्लेज्ड उसमें प्रोडक्शन होगा। इकोनॉमिक फैक्टर की अगर बात करें तो ये हाई डिमांड है मेडिसिन के लिए, क्योंकि इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है, एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है, फूड प्रोडक्शन, योगर्ट, प्रोसेस्ड बियर्स, ये सारे आइटम्स अब प्रोडक्शन में ज्यादा आने लगे। रिन्यूएबल एनर्जी में आता है आपका बायो इथेनॉल, बायोडीजल, बायोफ्यूल, और एनवायरमेंटल प्रोडक्शन में सारे वेस्ट का ट्रीटमेंट। ये पूरा जो है ये बूम लेके चलता है इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। एप्लीकेशन डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ काम होता है? हेल्थ केयर में काम हो रहा है, फूड इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम चल रहा है, एनवायरमेंट और एनर्जी, ये सारे जगह पे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। करंट ट्रेंड्स, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, सर्कुलर, ये सारे में अलग अलग वीडियोस बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिटेल्स लिख दीजिए कमेंट में, कौन से का डिटेल आपको चाहिए तो उसका वीडियो मैं बना दूंगी। तो ये मेजर मॉडर्न इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम बहुत अच्छा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। फ्यूचर प्रोडक्ट्स में आता है या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में आता है स्मार्ट बायोरिएक्टर्स, कंटिन्यूअस बायोप्रोसेस, एआई असिस्टेड फर्मेंटेशन। एआई अब कंप्यूटराइज्ड होने के बावजूद भी ये अब सब में मर्ज हो रहा है। तो एआई असिस्टेड फर्मेंटेशन, जीन एडिटिंग, पर्सनलाइज्ड थेरेपीज, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, कार्बन न्यूट्रल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिंथेटिक सेल्स वगैरह। तो अगर हम फ्लो चार्ट में पढ़ना चाहें तो एक ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन था, उसके बाद डिस्कवरी हुआ, फिर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन आया, फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, रिकॉम्बिनेंट, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उसके बाद अब फ्यूचर सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी में हम फोकस करते हैं। तो अब हम कंक्लूड करते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को, जो ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन प्रैक्टिस को अब सोफिस्टिकेटेड मल्टीपल यूजर्स इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जा चुका है। अब ये ट्रांसफॉर्म करता है इंडस्ट्रीज को टू हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है सिंथेटिक बायोलॉजी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि आपको चैनल का जो वीडियोस है वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।